आज हम लोग मच अवेटेड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इनकम अंडर द हेड सैलरीज। हर स्टूडेंट लोग जो है हमको यूट्यूब हो गया सब जगह कमेंट कर रहा है, सर इनकम अंडर द हेड सैलरीज करवाइए, इनकम अंडर द हेड सैलरीज करवाइए। अब फाइनली हम लोग इनकम अंडर द हेड सैलरीज आज स्टार्ट करने वाले हैं। टैक्सेशन का ये हम लोग का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले जितना भी चैप्टर्स है हम सब आप लोग को करवा दिए हैं। वेस्ट बंगाल बोर्ड का सेमेस्टर 2 का टैक्सेशन का पूरा चैप्टर करवा दिया, कॉस्टिंग का भी पूरा चैप्टर करवा दिए, ठीक है। लीफो फीफो कर रहे हैं ना, फिर वेटेड एंड सिंपल एवरेज है उसको एक दिन करवा देंगे हम, बट ज़्यादा चांसेस लीफो एंड फीफो से ही आता है क्वेश्चन। चलो अब यहाँ पे देखो टैक्सेशन का जो लास्ट चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हम इसको करवाते नहीं, थोड़ा लेट में ही करवाते, बट इतना सब बोलने लगा करवाइए सर, हम बोले ठीक है चलो करवा दे रहे हैं। देखो ये वाला जो चैप्टर है ये पूरा बुक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। ये पूरा बुक का कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का सेमेस्टर 1 और 2 दोनों मिलाकर इनकम अंडर द हेड सैलरीज जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और ये चैप्टर बहुत डेप्थ में है, सीए में रहता है, वेस्ट बंगाल ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विसेज में रहता है, बीकॉम में रहता है। तो तुम लोग जो पढ़ने वाले हो ना ये तो बस इसका ट्रेलर है, पूरा पिक्चर तुम लोग अभी नहीं पढ़ोगे। जब बीकॉम करोगे, सीए करोगे, कंपटीशन का प्रिपरेशन करोगे तब ये चैप्टर और डेप्थ में आएगा। बट हाँ यहाँ हम तुम लोग को एक जिस्ट दे देंगे, इसका मीनिंग समझा देंगे, किस तरह का क्वेश्चंस बोर्ड्स में आ रहा है उसको हम करवा देंगे, ठीक है ना। तो चैप्टर को ध्यान से डे 1 से एकदम अच्छे से फॉलो करना है, पूरा डिटेल में समझ में आएगा। फर्स्ट क्लास जो हम करेंगे तुम लोगों के साथ वो थ्योरेटिकल बेस्ड होगा, इसके ऊपर हम कुछ सम्स करने नहीं लग जाएंगे, पूरा थ्योरी तुम लोगों को समझाएंगे, चैप्टर क्या है, मीनिंग क्या है, किस तरह से सम्स बनेगा। उसके बाद फिर छोटा छोटा सम्स से स्टार्ट करेंगे एंड देन फिर लार्ज सम्स को करेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स का और इस ईयर में किस तरह का आने का चांसेस है। क्लियर हो रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है। चलो तब स्टार्ट करते हैं। टोटल हम लोग का टैक्सेशन में कितना हेड्स ऑफ इनकम है, 5 है, ये हम लोग ऑलरेडी किए, जिसमें से एक हेड है इनकम अंडर द हेड सैलरीज। अब देखो सैलरी का मतलब क्या है, ये देखो ये ऑलमोस्ट सबको ही पता, किसी से पूछेंगे सर सैलरी क्या है तो बता देगा वो। बट टैक्सेशन में सैलरी में बहुत कुछ आता है। हम लोग सिर्फ सोचते हैं सर हम कहीं पर काम कर रहे हैं, वहाँ से जो हमको तनख्वाह मिल रहा है ना वो मेरा सैलरी हो गया, वो तो सैलरी है ही। इसके अलावा टैक्सेशन में और भी बहुत सारा चीज़ आता है। सर और क्या क्या आता है देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चल तो देखो ये जो सैलरी है ना ये ओरिजिनेट हुआ एक लैटिन वर्ड सैलेरियम में, ठीक है, उतना डिटेल में जाना नहीं है इसको। अच्छा, सेक्शन 15 to 17 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, सेक्शन 15 to 17 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डील्स विद द प्रोसीड्यूर ऑफ कंप्यूटिंग इन द इनकम अंडर द हेड सैलरीज। ये डील करता है प्रोसीड्यूर से जहां पे कंप्यूट होगा इनकम अंडर द हेड सैलरीज। तो कौन सा, सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 17 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 19। याद रखना सर सैलरी के बारे में कहाँ डिस्कस किया गया है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 15 से लेकर 17 तक में डिस्कस किया गया, ठीक है ना सर। चलो सैलरी है क्या, व्हाट इज सैलरी। देखो सैलरी इंक्लूड्स, सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 में बोला गया है, सैलरी में वेजेस जो आता है, मतलब डे टू डे जो आपको पैसा मिल रहा है वर्कर लोग को, वो भी सैलरी में आ जाता है। एनी एन्युटी और पेंशन, एन्युटी और पेंशन, पेंशन का मतलब तुम लोग को पता ही है, एन्युटी का मतलब होता है मरने के बाद, पेंशन मतलब रिटायर होने के बाद जो आपको मिलेगा। हम एक इंस्टीट्यूट में काम किए, 60 साल में हम रिटायर हो गए, अब हम काम नहीं कर रहे तो हम क्या भूखा मरेंगे। तो इंस्टीट्यूट बोलेगा, क्या गवर्नमेंट हो गया, बहुत सारा प्राइवेट में भी रहता है कि सर आप इतना साल अपना ज़िंदगी का हम लोग को दिए, हम लोग आपको सैलरी देंगे, ठीक है। सैलरी कौन से भी हाथ में, अब तो काम नहीं कर रहे, तुमको पेंशन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, पेंशन। अब पेंशन कितना मिलता है नहीं मिलता है उसका कैलकुलेशन अलग है। एनी एन्युटी, एन्युटी का मतलब होता है एनुअल पेमेंट। मान लो साल में एक बार तुम्हारा मान लो महीना का 20,000 रुपये तुमको मिलता है, 12 महीना में इंटू 12, बट ईद में या मान लो साल के एंड में
तुमको 2 बार सैलरी मिल जाता है, तो टोटल महीना में तुमको 13 सैलरी मिल रहा है, 13 बार पेमेंट मिल रहा है। वो जो लास्ट वाला है उसको बोलते हैं एन्युटी, मतलब एक साल में कुछ लमसम अमाउंट, वो भी सैलरी का पार्ट होता है। ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी क्या होता है सर? व्हाट इज ग्रेचुइटी? बोलो, सुने हो कभी? अभी सुन रहे, इससे पहले नहीं सुने थे, है ना। पीएफ सुने हो? प्रोविडेंट फंड। अरे बोलो भाई, प्रोविडेंट फंड कभी नहीं सुने? मतलब नहीं पता, सुने हो ना? क्या चीज में सुने हो? बोलो बोलो बोलो। अरे दिक्कत वाला बात नहीं है भाई, डिस्कस कर रहे हैं आपस में। तुम सुने हो? सुने हो, नाम तो जाने हो ना। प्रोविडेंट फंड, पीएफ, पेंशन तो सुने होगे, पेंशन सुने हो ना, ये सब कॉमन वर्ड है यार। पेंशन सुने हो, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड भी सुनोगे। पीएफ का पैसा मिला, रिटायर हो रहे हैं ना अंकल, अभी पीएफ का मिलेगा लंबा चौड़ा पैसा। तो पीएफ क्या है, ग्रेचुइटी क्या है? देखो ग्रेचुइटी क्या होता है, एक लंप सम अमाउंट जो आपको मिलता है जब आप रिजाइन कर रहे हैं जॉब से आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड या फिर एट द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय। अब देखो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है हम एक कंपनी में काम किया, मान लो टीसीएस में हम काम किए, नहीं आएंगे मैं, ठीक। मान लो टीसीएस में हम काम किए, अब टीसीएस में काम किए हम 10 साल, 10 साल के बाद हम टीसीएस छोड़ रहे, या तो हमको टर्मिनेट कर दे रहा है या हम रिज़ाइन कर दे रहे हैं, ठीक है ना, या ड्यू टू दी डेथ। अब जितना दिन तक हम काम किए उसमें एक थैंक्स गिविंग के तौर पे कंपनी हमको एक लमसम अमाउंट देता है कंपनी छोड़ के जाने के वक्त, उसको बोला जाता है ग्रेचुइटी। क्या बोला जाता है उसको? हाँ, उसको क्या बोला जाता है? ग्रेचुइटी। अब ग्रेचुइटी डेथ के बाद भी मिल सकता है, काम छोड़कर जब जा रहे हैं या टर्मिनेट किया जा रहा है उस वक्त भी हमको मिल सकता है। समझ में आ गया? अब आते हैं ग्रेचुइटी, समझ में आ गया क्या होता है? एनी फीस, क्या मतलब एनी फीस? हम अकाउंट्स के टीचर है, स्कूल में पढ़ाते हैं, सैलरी मिल रहे हैं। एक दिन प्रिंसिपल हमको आके बोले, सर आपको तो अकाउंट्स का अच्छा नॉलेज है, अकाउंट्स तो आप जानते हैं, तो आप एक काम करिए ना सर, हम लोग का ना साल के एंड में ना थोड़ा अकाउंट्स का हिसाब किताब देख लीजिएगा ना। हम बोले कि हमको क्या सैलरी अकाउंट्स का हिसाब किताब देखने के लिए करते हो, हमको पढ़ाने के लिए देती हो ना? बोलते नहीं सर आप टेंशन मत लीजिए, आपको जो सैलरी मिल रहा है वो तो मिलेगा, सैलरी के अलावा आपको अलग से फीस देंगे ये काम के लिए। तो ये भी जो फीस है ना, ये क्या हो गया? सैलरी का मेरा पार्ट हो गया। क्लियर पॉइंट? कमीशन, हम बोले सर आपका तो इतना कोचिंग में स्टूडेंट लोग हैं, आप एक काम करिए ना, कुछ स्टूडेंट लोगों को कोचिंग का बोलिएगा, हम लोग स्कूल ज्वाइन कर लेने, जितना स्टूडेंट ज्वाइन करेगा उतना कमीशन हम आपको देंगे। जैसे कि आपके कोचिंग से अगर 10 बच्चा ज्वाइन करे तो पर बच्चा आपको 1000 रुपये पे करेंगे, तो हमको कमीशन मिल रहा है ना, ये भी सैलरी का पार्ट है। परक्विजिट्स, परक्विजिट्स का क्या मतलब है सर? परक्विजिट्स का मतलब होता है बेनिफिट्स अदर देन कैश बेनिफिट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोले कि यार डेली आने जाने में ना मेरा ऑटो में 50 रुपये खर्च हो जा रहा है, वो बोला आपको आने जाने का टेंशन नहीं लेना है, हम लोग आपके लिए गाड़ी भेजेंगे, गाड़ी आपको लेके आएगा, ला के छोड़ेगा। हम बोले यार मेरा बच्चा लोग का स्कूल बहुत दूर है, हम यहाँ पे जॉब छोड़ के दूसरा कंपनी में जा रहे हैं जहाँ पे स्कूल रहे। वो बोलेगा अच्छा टेंशन मत लीजिए, आपको स्कूल का टेंशन है ना, हम लोग का कंपनी का एक अपना स्कूल है, आप उसमें फ्री में डाल दीजिए बच्चा को। तो ये सब बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना हमको, इसको बोलते हैं परक्विजिट्स। अगर बाहर कहीं से हमको ये सब फैसिलिटी हम लेते तो हमको पैसा देना पड़ता, तो कंपनी हमको पैसा नहीं देकर क्या दे रहा है? बेनिफिट्स दे रहा है। तो ये भी सैलरी का ही पार्ट हो जा रहा है। क्या हो रहा है? सैलरी का ही पार्ट हो जा रहा है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? और प्रॉफिट इन ल्यू और एडिशन, कोई भी प्रॉफिट जो तुमको मिल रहा है सैलरी और वेजेस के एडिशन में, एक्स्ट्रा जो मिल रहा है सब सैलरी में ऐड हो जाएगा। कोई एडवांस सैलरी, मान लो बोले सर बहन का शादी है, सैलरी थोड़ा एडवांस में दे दीजिए, तो वो भी सैलरी होगा। एडवांस सैलरी भी क्या है? सैलरी है। एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड बाय हिम दैट इज इनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी रिसीव्ड। क्या मतलब है? देखो हम लोग के स्कूल में साल में 12 छुट्टी आपको मिलता है, पेड लीव्स की, चाहिए घूमिए फिरिए, कोई चाप नहीं है।
बट अगर वो 12 छुट्टी आप नहीं लिए तो आपको उस छुट्टी के बदले में पैसा मिलेगा। मान लो एक दिन का 500 रुपये करके 12 दिन का आपको 6000 रुपये मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी। मतलब जो आपका लीव था आप वो नहीं लिए, तो वो लीव नहीं लेने की वजह से आप काम किए होंगे, कंपनी का बेनिफिट हुआ होगा, आपको अलग से पैसा दिया जाएगा। इसको क्लियर हो रहा है पॉइंट? जब जॉब में जाओगे तो ये सब मज़ा आएगा। हाँ देते हैं कंपनी, ऐसे थोड़ी है। क्लियर हुआ पॉइंट? The portion of the annual accretion in any previous year to the balance at the credit of an employee participating in a recognized provident fund to the extent which is taxable। अब देखो नॉर्मल शॉर्ट लैंग्वेज में बोले तो पीएफ, जो प्रोविडेंट फंड में, देखो प्रोविडेंट फंड क्या होता है, मान लो एक ये गुल्लक है, तुम अपना सैलरी से कुछ पोर्शन डालते हो तुम, और कुछ पोर्शन डालता है तुम्हारा मालिक, एम्प्लॉयर। ये गुल्लक में पैसा जमा हो रहा। अब जब तुम रिटायर होगे या जब भी तुमको पैसा का ज़रूरत पड़ेगा, तुम अपने पीएफ अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। क्या कर सकते हो? हाँ, सैलरी से काटेगा और एम्प्लॉयर भी देगा, सिर्फ तुम्हारा सैलरी से नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है बात? एम्प्लॉयर जो तुम्हारा मालिक है ना, बॉस है, वो भी कंट्रीब्यूट करता है बहुत सारे टाइम। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो वो सब भी क्या है, सैलरी का पार्ट है। सुनते हो ना भाई, सैलरी कितना है, साल का 15 लाख, हाथ में कितना आ रहा है, साल में 9 लाख, बाकी 6 लाख क्या गया, पीएफ कटा, समझ में आ रहा है, फिर तुम्हारा टैक्स कटा, सब प्रोफेशनल टैक्स कट गया, इनकम टैक्स कट गया, तो ये सब ही रहता है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये सब सैलरी का पार्ट है। अच्छा, कौन हमको सैलरी दे सकता है? तुम लोग हमको पैसा दे रहे हो, तो क्या वो सैलरी हुआ है? सैलरी हुआ है। तुम लोग जो हमको पैसा दे रहे हो पढ़ने के बदले में, पैसा दे रहे हो, फ्री में पढ़ा रहे हैं हम, पैसा ले रहे हैं ना, तो क्या वो सैलरी हुआ? सैलरी नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ सर? सैलरी के लिए, एक इनकम को सैलरी कहलाने के लिए देयर मस्ट बी एन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशन, मालिक और मुलाजिम का रिलेशन रहना चाहिए, तभी वो सैलरी होगा। तो तुम जो हमको सैलरी दे रहे हो, तो तुम मेरे मालिक थोड़ी हो, तुम मेरे बॉस थोड़ी हो, तुम मेरे एम्प्लॉयर तो नहीं हो। लेकिन एग्जैक्टली स्कूल में जो हमको, हम क्रिसेंट स्कूल में पढ़ाते, द क्रिसेंट के टीचर है हम, इससे पहले औलाद हुसैन में पढ़ाते थे। अब औलाद हुसैन या द क्रिसेंट से जो हमको पैसा मिल रहा है वो क्या होगा? सैलरी। क्यों सैलरी होगा? वहाँ पे भी पढ़ाने का मिल रहा है, तुम लोग भी हमको पढ़ाने का दे रहे हो। एग्जैक्टली, वो मेरा एम्प्लॉयर है, वो हमको एम्प्लॉय किए। वहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है, स्कूल की और मेरे बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है। लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, यस, ये जो इनकम है जो हम कोचिंग से कमा रहे हैं, दैट इज इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन आ जाएगा। वो समझ में आ रहा है? बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगा, वो सैलरी में नहीं आएगा। बट स्कूल से जो पेमेंट हमको मिल रहा है वो इनकम अंडर दी हेड सैलरीज में आएगा, बिकॉज वहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन है ना। क्लियर हुआ पॉइंट? यस सर। देखो यही वही पॉइंट है यहाँ पे। जनरल कंसिडरेशन, द फॉलोइंग कंसिडरेशन शुड बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग इनकम अंडर दी हेड सैलरी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ठीक है ना। Income can be charged to tax under the head salaries only if there exists an employer-employee relationship between the payer and the payee। जो पे कर रहा है वो एम्प्लॉयर होना चाहिए, जो रिसीव कर रहा है वो एम्प्लॉई होना चाहिए। An income earned by a person is chargeable to tax under the head salaries only when the same has been earned from a person who is supposed to be the employer of the former। अगर मेरे एम्प्लॉयर से मिल रहा है, समझ में आ रहा है बात, तभी वो होगा क्या, सैलरी। मतलब नॉर्मल बोले तो मास्टर एंड सर्वेंट, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट? ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रिलेशन, तभी ये होगा इनकम अंडर द हेड सैलरी। मान लो अभी हम छुट्टी में, 3 दिन मेरा सैटरडे संडे छुट्टी है, कोई स्कूल बुला के 2-3 क्लास ले लीजिए ना सर, थोड़ा बच्चे लोग को देख लीजिए, हम गए जाके देख लिए, उसके बाद बदले में थोड़ा हमको वो पैसा दे दिए, फिर हम आ गए, क्या वो इनकम अंडर द हेड सैलरी होगा? नहीं। वो स्कूल में हम जॉब थोड़ी करते हैं, वो तो ऐसे ही चले गई थे थोड़ी देर के लिए, वो अदर सोर्सेज में चले जाएगा। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। क्लियर?
अच्छा, सैलरी मस्ट बी रियल, सैलरी रियल रहना चाहिए, फिक्टिशियस रहना नहीं चाहिए। सैलरी विच इज यूजुअली ड्यू इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस हेड, however the intention of paying and receiving for is essential, otherwise the same is not taxable. Mere paper agreement of payment and receipt will not constitute salary. The amount of salary received must be real and not fictive. मतलब पैसा मिलना चाहिए, सिर्फ बोल दिया नहीं, एग्रीमेंट में एंटर कर गई तो सैलरी नहीं होगा, मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। अच्छा, टैक्स फ्री सैलरी भी तो बहुत सारे सुने होंगे। टैक्स फ्री सैलरी, टैक्स फ्री सैलरी का क्या मतलब है? ओकेजनली एज पर द एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर may pay free tax free salary to the employee. Chargeable salary is अब इसका क्या मतलब है? हम बोले मेरे पास काम करो ना, तुमको टैक्स फ्री, तुम्हारा सैलरी से कुछ टैक्स नहीं करेगा, तुम्हारा सैलरी कितना है, तुम्हारा सैलरी हम साल का देंगे 15 लाख रुपया और उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो निर्मला सीतारमन फट से आ जाएगी, ये कौन सा बात हुआ, टैक्स नहीं लगेगा, ऐसे कैसे होगा? या हम कफन के ऊपर टैक्स छोड़ रहे नहीं, तुम्हारा सैलरी के ऊपर टैक्स छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो ओनर है वो बोलेगा नहीं नहीं ताई आप टेंशन मत लीजिए, हम इसको बोले हैं टैक्स फ्री सैलरी। 15 लाख के ऊपर कितना टैक्स हो रहा बोलिए, तो निर्मला ताई बोलेगी 15 लाख के ऊपर कैलकुलेट करके मान लो 4 लाख टैक्स हो रहा, वो बोलेगा ताई ये लीजिए आप 4 लाख रुपया, और इसको बोलेगा भाई तुम अपना 15 लाख ले लो, तुम्हारे बदले में सैलरी टैक्स एम्प्लॉयर पे कर रहा है, क्योंकि वो देख रहे कि ये अच्छा एम्प्लॉयर अपना पास से दे रहे, एम्प्लॉयर बॉस। क्लियर हो रहा है पॉइंट? आज के जमाने में ऐसा बॉस नहीं मिलता। देखो एक्चुअल सैलरी क्या है, सैलरी रिसीव बाय द एम्प्लॉय, टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर। दोनों एक्चुअली इसका दे रहे 15 लाख बट इसका सैलरी पड़ रहा है 19 लाख। तो सर सब केस में तो ऐसा नहीं रहा, सब केस में नहीं होगा, जाहिर सा बात है। अब आरसीबी विराट कोहली को रिटेन कर रहा है कि सबको रिटेन कर लेगा? सिराज को निकाला ना, चल जाओ, विराट कोहली को निकाला नहीं, स्पेशल प्लेयर है। चलो नेक्स्ट इधर देखो। अच्छा, फॉर गोइंग ऑफ सैलरी, फॉर गोइंग ऑफ सैलरी का क्या मतलब है? बोलो। इफ एन एम्प्लॉय फॉरगोज हिज और हर सैलरी बिफोर इट अक्रूज इट विल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स। हाउएवर इफ द एम्प्लॉय फॉरगोज हिज और हर सैलरीज आफ्टर इट अक्रूज देन इट कैन नॉट एस्केप टैक्स। क्या मतलब है? हम हायर किए किसी को, बोले बाबू 1 लाख रुपया महीना का सैलरी देंगे, वो बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक है। 1 महीना काम किया वो, उसके बाद बोला ना 1 लाख रुपया आप हमको सैलरी दीजिएगा, उसके ऊपर 30-40 हज़ार रुपये मेरा टैक्स लग जाएगा, जी हमको सैलरी मत दीजिए। भाई सैलरी तुम लो या मत लो, तुमको अब टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? अगर सैलरी ड्यू होने से पहले तुम बोल देते ज्वाइन करने के बाद हम पैसा नहीं लेंगे, भाई हमको पैसा नहीं चाहिए, तब जो तुम्हारा सैलरी है उसके ऊपर तुमको टैक्स देना। बट सैलरी अक्रूड होने, ड्यू होने के बाद अगर तुम छोड़ रहे हो कि नहीं हमको नहीं चाहिए जाओ, तो भले तुम नहीं लो लेकिन टैक्स तुमको देना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? मीनिंग समझ में आ रहा है? फॉर गोइंग ऑफ सैलरी का मतलब होता है अपना सैलरी छोड़ देना। तो जब तुम ड्यू होने से पहले, सैलरी ड्यू हो रहा है उससे पहले छोड़ दे रहे हो, नहीं चाहिए जाओ, तो वो हो गया फॉर गोइंग ऑफ सैलरी, इसके ऊपर आपको टैक्स देना नहीं है। ड्यू हो गया, 1 महीना 2 महीना हो गया, अब तुम बोले जो हमको नहीं चाहिए रख लो, तुमको नहीं चाहिए होगा लेकिन निर्मला ताई को सैलरी के ऊपर तुम्हारा टैक्स चाहिए, वो तुमको देना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? सरेंडर ऑफ सैलरी क्या मतलब है सर? सरेंडर ऑफ सैलरी का देखो बहुत सारे टाइम होता है ना, मान लो अब मेरे पास बहुत पैसा आ गया, करोड़पति हो गए, गवर्नमेंट बोला ना कि सर आप करोड़पति आदमी हैं लेकिन आप अच्छे टीचर भी हैं, तो आप एक काम करिए ना, हम लोग को एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाने, आप आइए आपको सैलरी भी देंगे, थोड़ा पॉलिसी बनाने में हेल्प कर दीजिए ना, बच्चा लोग का हेल्प हो जाएगा, बच्चा लोग का फ्यूचर के लिए अच्छा हो जाएगा। हम बोले ठीक है जाओ, इतना बोल रहे हो तो कर देंगे, क्या तुम्हारा 60-70 हज़ार सैलरी लेंगे, करोड़पति आदमी तुम खुद है, जाओ तुमको सैलरी देने का ज़रूरत नहीं। इसको बोलते हैं सरेंडर ऑफ सैलरी। काम कर रहे हैं बट हम सैलरी, इसके ऊपर आपको टैक्स देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, एनी अमाउंट ऑफ सैलरी सरेंडर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 2 of the voluntary surrender of salaries will not constitute salary and not taxable in the hands of the employee। सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर कर रहे हो, समझ में आ रहा कि नहीं चाहिए हमको सैलरी, तब वो नॉन टैक्सेबल है। अच्छा, सैलरी फ्रॉम मोर देन 1 एम्प्लॉयर,
मान लो हम दो जगह काम कर रहे हैं, एक जगह फुल टाइम स्कूल में पढ़ा रहे, एक जगह पार्ट टाइम पढ़ा रहे, तो दोनों ही जगह हम एम्प्लॉय है, दोनों ही का सैलरी हो जाएगा मेरा टोटल सैलरी का पार्ट। सर मतलब अलग अलग करके मिल रहा है ना? अलग अलग करके मिल रहा है, लेकिन टैक्स दोनों के ऊपर देना पड़ेगा। देना होगा, बस क्या हुआ ऐसा किया। मान लो हम दो स्कूल में पढ़ा रहे, एक जगह पढ़ा रहे सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक, दूसरा स्कूल में पढ़ा रहे 12:30 से लेके शाम का 5 बजे तक, दोनों जगह से सैलरी मिल रहा है, दोनों जगह से सैलरी मिल रहा है, दोनों जगह देना होगा बाबू, समझ में आ रहा है बात। अच्छा, मोर देन वन एम्प्लॉयर से भी सैलरी मिल रहा है, सबके ऊपर टैक्स देना होगा। सैलरी पास्ट, प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, चाहे वो तुम पहले काम करते हो उसका सैलरी मिल रहा है अभी मिले, या फ्यूचर का सैलरी मिलने वाला है, सबके ऊपर टैक्स देना है। क्लियर हो रहा है पॉइंट। इनकम मैंने कोई रास्ता नहीं है टैक्स देने का। अब देखो, सैलरी और वेजेस के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सैलरी और वेजेस के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है इनकम टैक्स में। एक्चुअली डिफरेंस है, सैलरी जो मंथली मिलता है, वेजेस जो डेली मिलता है, बट इनकम टैक्स के हिसाब से सैलरीज एंड वेजेस एक ही चीज़ है, दोनों के ऊपर तुमको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंट्स में दोनों अलग अलग है, सैलरी है सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अभी ट्रेडिंग पीएल की है, वेजेस है डायरेक्ट एक्सपेंस, ये ट्रेडिंग में जाता है, सैलरीज पीएल में जाता है। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ये हम लोग किए भी है, सैलरीज रिसीव्ड बाय एमपीज एंड एमएलएज। बहुत सियाने हैं इन लोग को जो सैलरी मिल रहा है, क्या इन लोग का टैक्सेबल होगा अंडर द एक्ट? सैलरी नहीं होगा। सैलरीज रिसीव बाय एमपीज एंड एमएलएज आर नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। क्यों सर? क्योंकि हम पहली कंडीशन बताए, सैलरी मिलने के लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप रहना जरूरी है। आपके और आपको जो सैलरी दे रहे हैं उसके बीच में एक सर्वेंट और मालिक का रिलेशन होना चाहिए। एमपीज एमएलएज लोग सरकार का नौकर थोड़ी है, सरकार का हिस्सा है, सरकार का पार्ट है, तो सर उन लोग को सैलरी के ऊपर टैक्स देना नहीं पड़ेगा, उन लोग को टैक्स देना पड़ेगा, बट इनकम अंडर दी हेड सैलरीज में वो लोग टैक्स नहीं देगा, वो लोग टैक्स देगा इनकम अंडर फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्लियर हो रहा है पॉइंट? एमपीज एमएलएज लोग को जो सैलरी है वो अंडर दी हेड सैलरीज चार्ज नहीं होता है, वो चार्ज होता है इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेज। ऊपर से लोग का जो अलाउंसेज है वो तो नॉन टैक्सेबल है, अलाउंसेज जो है वो तो टैक्सेबल है ही नहीं, सैलरी टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। सिक्योरिटी गार्ड मिल रहा है, ठीक है, चल अब हम लोग आते हैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे। अब देखो एक फॉर्मेट देख रहे हो आप लोगों को नजर आता होगा, सैलरी कैलकुलेट कैसे करेगा, अभी हम और करेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिंपल फॉर्मेट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी। पहले तुम अपना सैलरी को कैलकुलेट करोगे, उसके बाद ना डिसाइड होगा कितना टैक्सेबल है नहीं है। तो सैलरी कैलकुलेट करने का ये देख रहे हो फॉर्मेट है, यहाँ तक। ये देख रहे हो, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा फॉर्मेट है। ठीक है, अब कैसे है, चलो अब इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, उसमें क्या जाएगा फिर एनुअल बोनस, जो साल का आपको बोनस मिलता है, कमीशन वो जाएगा, एडवांस सैलरी या एरियर सैलरी, पहले का सैलरी जो बाकी था या जो एडवांस में मिला वो सब जाएगा। ये सब करने के बाद ऐड होगा अलाउंसेस। क्या ऐड होगा? अलाउंसेस। अब ये अलाउंसेस क्या है ये भी बाद में जाएंगे। उसके बाद ऐड होगा परक्विजिट्स। क्या ऐड होगा? इसमें अलाउंसेस ऐड हुआ, परक्विजिट्स ऐड हुआ। ऐड होने के बाद आ गया ग्रॉस सैलरी। क्या आ गया? ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस फिगर है, ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है ना, ग्रॉस सैलरी। इसमें अभी कुछ और चीज डिडक्ट होगा, इसमें से माइनस सब्ट्रैक्ट करने को मिलेगा अंडर 16, डिडक्शन अंडर 16।
क्या सब्ट्रैक्ट करिएगा आप? स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो आपको मिला गया वो, प्रोफेशनल टैक्स पेड, ये तीनों आप ग्रॉस सैलरी से सब्ट्रैक्ट करिएगा। जो चीज़ आएगा वो होगा मेरा नेट सैलरी या इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी, इसी के ऊपर आपको टैक्स देना है। कितना अच्छा से एक लाइन में समझा दिए सर आप। अभी कितना एक एक चीज़ पढ़ेंगे। अलाउंसेस क्या है, कितना तरह का अलाउंसेस है, परक्विजिट्स क्या है, कितना तरह का परक्विजिट है, सब पढ़ेंगे। मोटा मोटी तुम लोगों को शॉर्ट में क्या समझाए सर? ये समझाए आप बेसिक सैलरी रहेगा, बोनस, कमीशन, एडवांस या एरियर सैलरी लिखेंगे, अलाउंसेस ऐड करेंगे, उसमें परक्विजिट्स ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद अलाउंसेस परक्विजिट्स का आ गया ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी से माइनस होगा तीन चीज, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स। ग्रॉस सैलरी से ये तीनों माइनस करने के बाद आ जाएगा मेरा नेट सैलरी या इनकम फ्रॉम सैलरी। बट सर अलाउंसेस क्या है, ये सब बेसिक सैलरी क्या है, एनुअल बोनस क्या है, इतना अलाउंसेस है, ये सब का क्या ट्रीटमेंट है, सब अभी पढ़ना होगा बाबू। इतना खुश नहीं होना है, ये बहुत बाकी है, बहुत टाइम है। एग्जाम में भी 1 महीना बाकी है। ज़्यादा जल्दी ख़त्म कर देंगे, तुम लोग फीस देने से पहले भाग जाओगे। एग्जाम नहीं दीजिएगा? नहीं, वो तुम लोगों पर भरोसा है। नहीं भरोसा है तो यूट्यूब में फ्री में डालते, बोलो तुम लोग बस मार्क्स अच्छा लाओ, पैसा तो हम कमा ही लेंगे, तुम लोग से फीस ले लेंगे। चलो कौन जुनैद भाई? अच्छा ठीक है, देखो इधर बेसिक पे क्या मतलब है? बेसिक पे का या बेसिक सैलरी, बेसिक पे को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलो तो? बेसिक सैलरी या बेसिक पे। क्या मतलब है? द पेमेंट विच इज मेड और पेएबल टू एन एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द पोस्ट दे होल्ड। अब देखो, जब तुम जॉब एडवर्टीजमेंट देखोगे या कोई गवर्नमेंट एग्जाम का रिक्रूटमेंट निकलेगा, उसमें दिया है बेसिक पे और इस तरह से लिखा हुआ रहता है 2000 डैश दे के 150, 3000 डैश दे के 200, 4000। बेसिक पे का मतलब क्या है? बेसिक पे का मतलब होता है कि आपका स्टार्टिंग में पे क्या रहेगा और उसके साथ साथ किस तरह से इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। 2000 का मतलब है आपका बेसिक पे 2000 है। 150 का मतलब है हर साल ये 150 करके प्लस होगा। कब तक? जब तक ये 3000 तक नहीं पहुंच जाएगी। और जैसे ही ये 3000 तक पहुंचेगा उसके बाद डैश दे के 200 है, अब इसमें साल 200 रुपया करके ऐड होते रहेगा। कब तक? जब तक आपका सैलरी 4800 ना हो जाए। फिर 4800 जब हो जाएगा उसके बाद 250 करके ऐड होगा। कब तक? जब तक आपका सैलरी 6000 नहीं हो जाए। इसको बोलते हैं बेसिक पे, जो फिक्स्ड अमाउंट रहता है आपका सैलरी का और फिक्स्ड इंक्रीमेंट हर साल जो आपको मिलेगा उसको बोलता है बेसिक पे। क्या बोलते हैं? बेसिक पे, फिक्स्ड एमोलुमेंट्स जो आपको मिल रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट? हर साल ये कितना करके बढ़ेगा वो भी स्पेसिफाई कर देता है। सबका अलग अलग है। हाँ, सबका अलग अलग है। क्लियर हुआ? चलो अब आते हैं अलाउंसेस। बेसिक पे क्लियर हो गया। सर अलाउंसेस का क्या मतलब है? अलाउंसेस का मतलब होता है कि आपको जो बेनिफिट्स के लिए कैश प्रोवाइड किया जाता है। क्या मतलब है? हम बोले यार घर जो है ना दूर है, बहुत घर मेरा बहुत दूर है, आने जाने में बहुत खर्चा हो जा रहा भाड़ा का। मेरा एम्प्लॉयर बोला कितना खर्चा हो रहा है? बोला 50 रुपया। ठीक है, डेली का आने जाने का खर्चा हम लोग देंगे। इसका मतलब है आने जाने का खर्चा मेरा उन लोग पे कर रहा है। इसको बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। हम बोले दिन में भूख लग जाता है टिफ़िन करने के लिए, बहुत पैसा खर्च हो जा रहा है टिफ़िन करने में। बोले ठीक है, कितना खर्च हो रहा है? बोले 50 रुपये तक तो लग ही जाता है। ठीक है, डेली टिफ़िन का पैसा 50 रुपये हम लोग देंगे। क्लियर हो रहा है? तो अलाउंसेस मतलब जो बेनिफिट्स के लिए कैश तुमको प्रोवाइड किया जा रहा है उसको बोलते हैं अलाउंसेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट अलाउंस देखो, यहाँ पे शायद नहीं दिया हुआ फॉर्मेट में, डीए, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का क्या मतलब है? देखो सर बेसिक पे तो आप पहले ही बता दिए 2000, फिर 150 करके बढ़ेगा। बट अगर महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, सैलरी तो बेसिक पे तो फिक्स्ड अमाउंट से ही बढ़ रहा है, तो महंगाई को काउंटर करने के लिए क्या किया जाएगा?
महंगाई को काउंटर करने के लिए एक अलाउंस दिया जाता है जिसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। क्या बोलते हैं? डियरनेस अलाउंस एम्प्लॉय को, वर्कर को दिया जाता है ताकि बढ़ती महंगाई के साथ वो अपना रोजी रोटी या घर जो है चला सके सही से। सैलरी तो फिक्स्ड है, वो तो धीरे धीरे करके बढ़ेगा फिक्स्ड अमाउंट से, लेकिन इन्फ्लेशन तो उससे तेज़ी से हो सकता है बढ़े। तो इन्फ्लेशन जब उससे तेज़ी से बढ़ रहा है तो डीए जो है या डियरनेस अलाउंस जो है वो कैसे मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। तो डियरनेस अलाउंस क्या है? डियरनेस अलाउंस इज अलाउड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय टू कंपेंसेट अगेंस्ट प्राइस इंक्रीज ऑफ कमोडिटी। महंगाई को झेलने के लिए, महंगाई को झेलने के लिए जो अलाउंसेस दिया जाता है उसको बोला जाता है डियरनेस अलाउंस। क्या बोला जाता है उसको? डियरनेस अलाउंस। ठीक है ना? हाँ, डिपेंड करेगा, अलग अलग सिटी में अलग अलग रहेगा। अब देखो, मान लो एक आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर तो बहुत बड़ा एग्जांपल हो गया, एक टीसीएस के एग्जांपल ले लो। टीसीएस में एक एम्प्लॉय है, ठीक है, अकाउंटेंट है। अब टीसीएस का कोई भी ब्रांच रहे, बेसिक सैलरी तो सबका सेम रहेगा। यहाँ का अकाउंटेंट का 40,000 है तो बैंगलोर का भी 40,000 होगा। बट भाई एक जो उड़ीसा में है, उड़ीसा का महंगाई अलग है, बैंगलोर का महंगाई अलग है। तो बैंगलोर में कोई 40,000 में जाके काम करने मांगेगा? नहीं। तो डीए वहाँ पे ज़्यादा देगा। क्यों ज़्यादा देगा डीए? क्योंकि वहाँ महंगाई ज़्यादा है, तो वहाँ काउंटर करने के लिए डियरनेस अलाउंस ज़्यादा दिया जाएगा। उड़ीसा में महंगाई कम है तो यहाँ पे डीए कम दिया जाएगा। लेकिन बेसिक पे दोनों का सेम है, क्योंकि काम तो तुम उड़ीसा में करो, बैंगलोर में करो, काम तो तुम वही कर रहे हो। क्लियर हो रहा है पॉइंट? समझ में आया? सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, देखो जब एम्प्लॉय एक सिटी से दूसरा सिटी ट्रांसफ़र होता है, उसका पोजीशन सेम है तो सैलरी तो बढ़ेगा नहीं, अभी जो हम एक्सप्लेन किए। तो यहाँ पे उसको एक अलग से अलाउंस दिया जाएगा, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। हम बोलेंगे सर हम तो कोलकाता समझ के जॉब लिए थे, कोलकाता में तो मेरा अपना घर है, अम्मी खाना बना के 3 टाइम दे देती थी, वाइफ जो कपड़ा है धो देती थी, तो कुछ खर्चा वर्चा होता था नहीं। अभी आप बोल रहे दिल्ली में जाके काम करो, कपड़ा अपने से तो बाहर से धुलवाने होगा, पैसा लगेगा, खाना का पैसा लगेगा, मेरा खर्चा तो बढ़ गया। तो वो बोलेगा ठीक है, तुम शहर चेंज कर रहे हो, तुम्हारा खर्चा बढ़ रहा है, हम लोग तुमको एक अलग से अलाउंस देंगे जिसको बोला जाता है सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। जाओ ना वहाँ बाबू, जाओ वहाँ एम्प्लॉय कम है, थोड़ा दिन तक रहो ना, अलग से अलाउंस देंगे, जिसको बोलते हैं सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। क्लियर हुआ पॉइंट? डीए क्यों दिया जाता है? महंगाई को काउंटर करने के लिए। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस क्यों दिया जाता है? जब कोई दूसरे शहर में ट्रांसफ़र होते हैं, उस शहर का पर्टिकुलर महंगाई को झेलने के लिए। हाउस रेंट अलाउंस, हम बोले ओ सर देखिए ना, आप तो काम में रख लिए, मेरा तो घर बिहार में है, हम तो कोलकाता में हैं, हम तो मुंबई में हैं, रहेंगे कहाँ? तो कंपनी बोलेगा कहीं भाड़ा में घर देख लो ना। बोले भाड़ा में घर देख लेंगे, भाड़ा कौन देगा? कंपनी बोलेगा हम देंगे भाड़ा। बोलेगा भाड़ा हम देंगे, तो इसको बोला जाएगा हाँ फैमिली लेके जाओ। इसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। क्या बोलते हैं? हाउस रेंट अलाउंस। एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है बाय एम्प्लॉयर, रेंट दिया जाएगा, रेंटल। ठीक है ना? अब इसका कैलकुलेशन है, पूरा का पूरा हाउस रेंट अलाउंस टैक्सेबल नहीं रहता। क्या कैलकुलेशन है वो हम लोग बाद में करेंगे। मेडिकल अलाउंस, फैमिली में कुछ थोड़ा बहुत भी दुख बीमारी आ जाए, अरे हर चीज़ नहीं देता है, कुछ कुछ कंपनी देते हैं, कोई कोई नहीं देता है। अब ये नहीं कल जाके लड़ाई कर लोगे, हम लोग तो 11 में पढ़ा था, तुम हमको ट्रैवलिंग अलाउंस काहे नहीं दे रहे, तुम हमको मेडिकल अलाउंस क्या नहीं दे रहे। अलग अलग कंपनी का अलग अलग रूल, जैसे हम लोग के स्कूल में नहीं मिलता है ये सब, कोई अलाउंसेस नहीं मिलते हम लोग, सिर्फ सैलरी। बट बड़ा बड़ा जो गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे देता है। गवर्नमेंट में तो कॉमन है, तो फिर तो मेडिकल अलाउंस तो तुम लोग सुने ही होगे, भाई इसका मेडिकल किया हुआ है, इसका मेडिकल अलाउंसेस है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बोलते हैं अपना बच्चा को पढ़ाओ, खर्चा हम देंगे, लेकिन मैक्सिमम 2 बच्चा को ही पढ़ा सकते हो। तुम फौज खड़ा कर दिए 11 होगा और सबका खर्चा कंपनी उठागा नहीं, बच्चे 2 ही अच्छे, इसीलिए 2 ही बच्चा का मैक्सिमम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको मिलेगा। कितना मिलेगा वो बोला लामार्ट्स में पढ़ाएंगे, जितना भी मिले। टैक्स में आपको छूट कितना मिलेगा? 100 रुपया पर बच्चा पर चाइल्ड जो है वो नॉन टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है। मान लो तुम्हारा कंपनी बोले हम महीना का 5,000 रुपये देंगे तुमको एक बच्चा का, तुम्हारा 2 बच्चे हैं तो महीना का तुमको 10,000 रुपये मिला। तुम बोलोगे ये तो अलाउंस है, इसके ऊपर हम टैक्स नहीं देंगे। गवर्नमेंट बोलेगा बाबू
मैक्सिमम 2 बच्चे के ऊपर 100 रुपया का छूट मिलेगा, मतलब 200 रुपया का छूट है, बाकी जो 9,800 रुपया इसके ऊपर तुमको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब वो तुमको मिल रहा है बट इसके ऊपर तुमको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, बेटा को बाहर पढ़ने भेजना है, दिल्ली में इंजीनियरिंग कर रहा है, आईआईटी कर रहा है, आईआईटी में उसका हॉस्टल का खर्चा भी देगा। बोले ठीक है तुम्हारा हॉस्टल का खर्चा देंगे। इसमें भी आपको एग्जेम्पशन है, छूट मिलेगा। कितना छूट मिलेगा टैक्स का? 300 रुपया पर बच्चा पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। 11 बच्चों को बाहर पढ़ने भेज दोगे उसका छूट नहीं मिलेगा, 2 ही बच्चा तक का मिलेगा। क्लियर हुआ पॉइंट? और क्या अलाउंसेज है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आने जाने का खर्चा दे रहे हैं तुमको, डेली का बस का, टैक्सी का, उबेर का। समझ में आ रहा है बात? ट्रांसपोर्ट अलाउंस हम जब पहले औलाद हुसैन में पढ़ाने जाते थे, फिर ऑपरेशन मेरा हो गया था, दिक्कत हो रहा था, तो उन लोग हमको बोले थे सर हम लोग आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस देंगे। मतलब आप कैसे आते हैं? बोला रिक्शा। बोले ठीक है रिक्शा का आने जाने का पैसा देंगे। घर मेरा बगल में और हम गाड़ी से आएंगे, 10 मिनट का रास्ते, तो हमको वो लोग ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोला था। हाँ बोला तो था देंगे, स्कूल में। नहीं औलाद हुसैन ट्रांसपोर्ट अलाउंस समझ में आ रहा है? तो एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को देता है ताकि वो अपना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, कहाँ ट्रांसपोर्ट करने का? तुम चले जाओगे इको पार्क घूमने, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन देगा नहीं, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर का खर्चा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आते हैं सर हम लोग परक्विजिट्स में। परक्विजिट्स क्या होता है सर? पहले स्टार्टिंग में बताए, ये बेनिफिट्स की जगह जो पैसा दे रहा है, बेनिफिट्स का जो आपको पैसा दे रहा है, अगर वो पैसा की जगह आपको बेनिफिट्स पहुंचा दे तब उसको बोलेंगे परक्विजिट्स। क्या बोलेंगे? परक्विजिट्स। क्लियर हो रहा है पॉइंट? क्या क्या परक्विजिट्स हो सकते हैं सर? रेंट फ्री अकोमोडेशन, घर का भाड़ा नहीं दिया है, रहने के लिए घर दे दिया। चिल्ड्रन का स्कूल का फीस नहीं दिया है, चिल्ड्रन को अपने ही स्कूल में भर्ती कर दिया। ट्रैवलिंग के लिए पैसा नहीं दिया है, गाड़ी भेज रहा है लाने पहुंचाने के लिए। तो ये सब क्या हो गया? ये सब परक्विजिट्स हो गया। क्या हो गया है? परक्विजिट्स। क्लियर हुआ पॉइंट? बड़ा बड़ा TCS हो गया, बड़ा पोजीशन में अगर तुम कोई हो। अब TCS में तुम BPO में काम कर रहे हो, हेलो सर हाँ फ़ोन उठाइए, वो सब में नहीं। मान लो तुम इंजीनियर हो, डेटा साइंटिस्ट हो, या तुम गवर्नमेंट सर्विस में हो, गवर्नमेंट में कोई बड़ा पोजीशन में हो, ग्रुप A B में हो, रेलवेज में बड़े पोजीशन में हो, टाटा में कोई गवर्नमेंट एडेड स्कूल है वो। अच्छा ये सब जितना बताया सब गवर्नमेंट में? गवर्नमेंट अनएडेड है। हाँ गवर्नमेंट में भी मिलता है ये सब। ठीक है, अब ये सब का देखो कैलकुलेशन जो है ये हम तुम लोग को नहीं बताए, वो बताएंगे। ठीक है, तो सर सैलरी से डिडक्शन क्या क्या अलाउंस होगा? एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्ट होता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्ट होता है, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट होता है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा। अब ये सब का ना अपना अपना कैलकुलेशन है, ये सब का क्या है? अपना अपना। जैसे देखो अलाउंसेस 3 तरह का होता है, परक्विजिट्स भी 3 तरह का होता है। एक होता है फुली टैक्सेबल परक्विजिट्स। फुली टैक्सेबल अलाउंस मतलब वो अलाउंस जितना पैसा मिल रहा है सबके ऊपर टैक्स मिलेगा। ओह बैठो, आएंगे थोड़ा देर में, वहाँ अंदर अंदर। ठीक है ना? क्या है? फुली टैक्सेबल मतलब आपको जितना भी पैसा मिल रहा है उस अलाउंस का सब पूरा के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर एक होता है पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्टेड, मतलब जो आपको अलाउंस का पैसा मिल रहा है कंपनी से, आपका एम्प्लॉयर से, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको टैक्स देना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको छूट मिलेगा। अब कितना छूट मिलेगा, कितना टैक्स देना पड़ेगा, यही जो है टेंशन है, सीखना पड़ेगा। इसमें तो भाई पता है जितना मिल रहा है पूरा टैक्स देना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं। और फिर है फुली एग्जेम्प्टेड मतलब कुछ भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा अलाउंसेस आपके ऊपर छूट है। तो इसका टेंशन नहीं है और इसका टेंशन नहीं है। याद कर लेना भाई, किसके ऊपर पूरा टैक्स देना है, किसके ऊपर 1 रुपया भी टैक्स देना। अब जो पार्टली एग्जेम्प्टेड है, पार्टली टैक्सेबल है, वो आपको याद करना पड़ेगा विथ रूल्स। अब देखो फुली टैक्सेबल क्या क्या है? DA फुली टैक्सेबल है, मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल है, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस फुली टैक्सेबल है, प्रोजेक्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल है, टिफिन अलाउंस, सर टिफिन का पैसा दे रहा है आपको, सर्वेंट अलाउंस नौकर का पैसा दे रहा है घर में। तुम बोले सर लेट हो जा रहा है, लेट क्यों हो रहा है? काम करके आने पड़ता है ना। ठीक है नौकर रखो, नौकर का पैसा हम लोग देंगे, वो काम करेगा घर में। तो ये हो गया सर्वेंट अलाउंस। डेप्यूटेशन अलाउंस, कंप्यूटर अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल है, लेकिन कोई अगर डिसेबल पर्सन है,
तो उसका मामला अलग है, वो थोड़ा एग्जेम्पशन कुछ मिलेगा। मान लो कोई हैंडीकैप है तो उसको थोड़ा सा एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। अगर कोई डिसेबल नहीं है तो उसके लिए फुली टैक्सेबल है। ये सब फुली टैक्सेबल अलाउंस, जितना मिल रहा है पूरा के ऊपर टैक्स देना होगा। फुली एग्जेम्प्टेड क्या है, जिसके ऊपर टैक्स देना ही नहीं है। देखो अलाउंसेस जो इंडियन सिटीजन को मिल रहा है गवर्नमेंट के लिए, इंडिया के बाहर काम कर रहे हो, कोई तुम रॉ का एजेंट हो, पाकिस्तान में छिप के काम कर रहे हो, वो जो अलाउंसेस मिल रहे हो उसके ऊपर तुमको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो ना। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज को जो अलाउंस मिलता है वो टैक्सेबल नहीं है। अच्छा, यूएनओ का एम्प्लॉय, यूएनओ यूनाइटेड नेशन का जो एम्प्लॉय है उसको जो अलाउंसेस मिलता है वो टैक्सेबल नहीं है। एक्सचेंज कंपनसेशन अलाउंस वो टैक्सेबल नहीं है। तुम काम कर रहे हो मान लो इंडियन एम्बेसी में दुबई का, अब तुमको पैसा तो देगा वो इंडियन रुपी में, तुम उसको कन्वर्ट करवाओगे दुबई में, दुबई करेंसी में। अब कन्वर्ट कराने में कुछ चार्जेस कटता है, उसके लिए तुमको अलग से अलाउंस देता है, एक्सचेंज कंपनसेशन अलाउंस, वो अलाउंस भी नॉन टैक्सेबल है। अलाउंसेस पेड टू फॉरेन टेक्नीशियंस, अमेरिका से कोई साइंटिस्ट को बुलाए, कोई टेक्नीशियंस को बुलाए काम करने के लिए और उसको कुछ अलाउंसेस पे कर रहे हैं, वो भी नॉन टैक्सेबल है। तो ये सब जो है फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस है। क्या है, फुली एग्जेम्प्टेड, कुछ टैक्स नहीं देना इसके ऊपर, और ये सब है फुली टैक्सेबल, पूरा टैक्स देना है। अब बच गया पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्पशन। कौन कौन सा है सर, देखो कन्वीनियंट अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, रिसर्च अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, डेली अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, रनिंग अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये सब आपको सीखना होगा, इसका क्या रूल है, कितना टैक्स होगा, कितना टैक्स नहीं होगा। और ये जैसे वो बोल दिया कल सीखेंगे, तो ये हम तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सिखाएंगे। देख रहे हो, पूरा डिटेल में आएंगे, समझाएंगे। अच्छा, कितना छूट मिलेगा और कितना टैक्सेबल होगा, दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। पहले में डिपेंड करता है कितना खर्च हुआ है, और दूसरा डिपेंड करता है आईटी रूल, इनकम टैक्स का रूल क्या है, उससे रिलेटेड रूल के अकॉर्डिंगली भी छूट मिलेगा। तो इसको हम लोग अलाउंसेस और परक्विजिट्स को देख रहे हो, पूरा चार्ट है, अच्छे से बनाए, देख रहे हो। टैक्स ट्रीटमेंट भी दे देखो, ट्रैवलिंग अलाउंसेस में टैक्स ट्रीटमेंट तुमको एग्जेम्पशन मिल रहा है, कितना एक्चुअल अलाउंस जो तुमको मिल रहा है और एक्चुअल एक्सपेंडिचर दोनों में से जो छोटा है। एडुकेशन अलाउंस में, चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस में आपको छूट मिल रहा है, कितना, मैक्सिमम 100 रुपये पर महीना पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो ये सब अभी डिटेल में हम किए नहीं है। अलाउंसेस और परक्विजिट्स को नेक्स्ट क्लास में डिटेल्ड में करेंगे। समझ में आ रहा बात, ये फॉर्मेट देख रहे हैं ना, फॉर्मेट में ये सब तो हो गया। अब ये सब जितना भी अलाउंसेस है ये सब में एग्जेम्पशन, हाउस रेंट अलाउंस एग्जेम्पशन, चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस एग्जेम्पशन, ये सब एग्जेम्पशन जो है तुमको दिया जाए। कितने बजे क्लास है अनस? हिंदी का क्लास नहीं होगा, मैम बोली नहीं आज। बैठो बैठो बैठो, मैम का कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गया, उनका हस्बैंड शायद हॉस्पिटलाइज है तो वो नहीं है। ग्रुप में मैसेज तो किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ पॉइंट। तो इसको हम लोग डिटेल्ड में और करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फॉर्मेट का एक एक अलाउंसेस आप लोग को समझाएंगे, उसके ऊपर सम्स भी करेंगे और फिर पूरा सम्स एक साथ हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। हम देखो ये सब टैक्सेशन, देखो तुम लोगों को लगा सर डरा रही है तो इजी है, बाबू टैक्स इजी है समझने में, याद रखने में मुश्किल है। अभी अलाउंसेस देखो, ये तुम लोगों को बता दिया क्या फुली टैक्सेबल है, क्या फुली एग्जेम्प्टेड है, क्या पार्टली टैक्सेबल है। नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, तुम लोग से 90% स्टूडेंट नहीं बता पाएगा। ठीक है, देख के आओगे, देखते देखते फिर जब एग्जेम्पशन वाला रूल बताएंगे समझने में तो हो इतना हलवा सर, फिर जब सम्स करेंगे जा सर याद नहीं आ रहा है। तो इसमें समझना, टैक्स इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू रिमेंबर, डिफिकल्ट टू रिमेंबर। क्लियर हो रहा है पॉइंट? चलो यहीं तक रखते हैं, किसी को कोई डाउट तुमसे पूछ सकते हो। वीडियो की समाप्ति।